हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू शाखा। ये है बिहार दौरा प्रैक्टिस सेट 4। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, तो ये सही है। इन्होंने जो केसरी पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित किया, उसके अलावा जो है मराठा पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। लोकमान्य तिलक नरमपंथी नरम दल के नहीं थे, बल्कि वो गरम दल के थे। नरम दल मॉडरेट्स और गरम दल जो होता है रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, तो ये जो है गरम दल के थे। नरम दल होता क्या है? जो शुरुआती कांग्रेस के नेता थे ना, इनका मानना था कि हमें अंग्रेज़ों से कोई भी अगर बात मनवाना है तो उनको आग्रह करके अर्जी देकर जो है अपनी बात मनवानी चाहिए। तो ये नरम दल के नेता लोग थे। और उसके बाद जो है कुछ कांग्रेस के नेता हुए जिनका मानना था कि हमें अंग्रेज़ों से अगर कोई बात मनवाना है तो वो उसके लिए हमें उनसे विरोध करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, तब जाके वो हमारी बात सुनेंगे। तो उसको गरम दल के नेता कहा जाता है। तो लाल बाल पाल जो है ये गरम दल के नेता हुए। उसके अलावा जो है उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत की, तो ये स्टेटमेंट सही है। गणपति और शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत जो है 1893 में किया गया था। उसके बाद जो है बंगाल में दुर्गा पूजा का भी शुरुआत किया गया, और इन्होंने 1857 में घृणा फैलाने के आरोप में कैद किया गया, तो ये भी ठीक है। तो गलत ऑप्शन है बी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। और जो पहले इसके प्रेसिडेंट बने वो थे WC बैनर्जी। पहला बैठक इसका जो है बॉम्बे में हुआ। ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? तो ई गवर्नेंस 2024 के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। इन्होंने जो है एक एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम था पोषण ट्रैकर, जिसमें जो है जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं ना, उनमें जो बच्चे और महिलाएं उनके पोषण और विकास की निगरानी करना इस एप्लीकेशन का मुख्य काम है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्कों का निर्माण किया गया? जलाली सिक्के क्या होते हैं? तो ये जो चौकोर सिक्के होते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइन्स, तो चौकोर सिक्के होते हैं जिनका जो है शुरुआत अकबर के समय में किया गया था। और अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 से लेकर जो है 1605 तक जो है अकबर ने शासन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो तय करता है कि कौन सी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और कौन सी पार्टी जो राज्य पार्टी है। फिलहाल भारत में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके अलावा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये राज्य स्तर की पार्टी है। अब देखो, जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे तय करता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी पार्टी राज्य है। तो इसके लिए क्या किया गया कि अगर लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें 4 अलग अलग राज्यों से अगर किसी पार्टी को 6% वोट मिलता है और साथ ही साथ वो 4 सीट लोकसभा में जीतती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। और ये नहीं हो पा रहा है तो अगर 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में जो है कुल सीटों का 2% सीट अगर वो लोकसभा में जीतता है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और ये भी नहीं है तो 4 अलग अलग राज्यों में जो है ना, अगर वो राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में स्थापित है, उसको मान्यता प्राप्त है, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा दिया जाएगा। तो ये चीज़, एक आवेशित वस्तुओं द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? आवेशित यानी चार्ज पार्टिकल। तो चार्जेस 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। 2 पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाता है, 2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाता है। तो सेम चार्जेस के बीच जो समान आवेश होते हैं इनके बीच में जो है प्रतिकारक बल लगता है, रिपल्शन फोर्स। और अगर अपोजिट चार्ज है, विपरीत चार्जेस हैं, विपरीत आवेश है, तो इसके बीच में जो आकर्षक बल लगता है। तो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो बल है, आवेश के बीच में लगने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक बीमारी नहीं है? आनुवांशिक बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि माता पिता से बच्चों में फैलता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या पुटीय तंतुशोध, मांसपेशीय दुर्विकास, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सब जो होता है ना, ये सब आनुवांशिक बीमारियां हैं। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलस मच्छर से फैलता है। और ये क्यों फैलता है? तो मेनली मादा एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वो कारण है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है?
संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है, जिसमें बोला गया कि सरकार आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी जब वो कानून बनाएगी। इसमें से बात करें, कुछ चीज़ें जो है वो महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत का गठन, जिसकी बात किया गया है अनुच्छेद 40 में कि भारत सरकार आने वाले समय में ग्राम पंचायत का निर्माण करेगा, और ऐसा हुआ भी। 1992 में जो है संविधान संशोधन 73वां और संविधान संशोधन 74वां के द्वारा जो है भारत सरकार जो है पंचायत और नगर निगम की स्थापना करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल गांधी जी का मानना था कि अगर हमें भारत का विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है गाँव का विकास करना। गाँव को ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गाँव में है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। शहरी क्षेत्रों के औद्योगिकरण बढ़ावा देना, ऐसा नहीं है, ये शहरी क्षेत्रों को उतना बढ़ावा देने की बात नहीं करते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक, ये ठीक है। अनुच्छेद 47 में बोला गया है कि पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सरकार इसके बारे में कोशिश करनी चाहिए, सरकार को ऐसे कुछ चीज़ें लानी चाहिए। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। तो जो भी कोस्टल एरिया होते हैं, तटीय क्षेत्र, उनमें तापमान का ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, समान तापमान रहता है। दक्षिण भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ता है। दक्षिण भारत में नहीं, बल्कि उत्तर भारत में ज़्यादा ठंड पड़ता है। इक्वेटर के पास जो है ना, यहाँ पे गर्मी ही रहता है। तो अगर हम बात करें दक्षिण भारत की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ता है, लेकिन वहीं उत्तर भारत में ज़्यादा ठंडी होता है। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, बात सही है। अगर हम कम नहीं ज़्यादा अंतर होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है, रेत है, रेत दिन में ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा गर्म से तापमान ज़्यादा, रात में रेत जल्दी ठंडा आ जाता है, जिसको तापमान ठंडा आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, कम अंतर नहीं, ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। मध्य भारत में पूरे वर्ष भरपूर वर्षा होती है, तो मध्य भारत में उतना वर्षा नहीं होता है। ज़्यादा वर्षा हमें देखने को मिलता है पश्चिमी घाट, और साथ ही साथ जो है उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वहाँ पे ज़्यादा, जैसे मेघालय वगैरह साइड जो है ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है सिर्फ पहला कथन, बाकी तीनों जो है गलत है। कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। क्या होता है? जब प्रकाश जो है किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, ठीक है, तो प्रकाश के कुछ हिस्से जो है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग करते हैं, बिखर जाते हैं। इसी बिखरने को बोलते हैं मेनली जो है स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। तो ये जो बात रखी गई रमन के द्वारा रखी गई थी, और इसे इसको जो है रमन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आसमान का जो रंग नीला नज़र आता है वो भी क्यों होता है? तो वो भी जो है ना, जो सफ़ेद कलर होता है वो 7 रंगों को मिला के बना हुआ है, तो उसमें जो है ब्लू कलर वो ज़्यादा स्कैटर करता है, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला नज़र आता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच के हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो कांच का जो हरा रंग होता है वो लोहा, आयरन के वजह से होता है, तो आयरन को हटाने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। एक लड़का 10 रुपये में 11 के दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 केले बेचता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर बात करें सीपी, तो सीपी कितना हो जाएगा? तो 10 रुपये में वो 11 केले खरीद रहा है। एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 11 रुपये में वो 10 केले बेच रहा है। अब देखो 11 खरीद रहा है, 10 बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे संख्या सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो मात्रा है संख्या उसको सेम करेंगे, तो इसको 10 से गुणा कर देते हैं, इसको 11 से गुणा कर देते हैं। तो 10 दहाई 100 रुपया में वो खरीदेगा 110 केले, और यहाँ पे 121 रुपया में वो बेचेगा 110 केले। अब देखो 110 केले खरीदा, 110 केले बेचा, तो मात्रा सेम हो गया। अब सीपी है 100 रुपया, एसपी है 121 रुपया। तो अगर हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एसपी माइनस सीपी। तो 21 में से 121 में से जब 100 घटाएंगे तो 21 रुपये बचेगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट, नीचे रख देंगे सीपी, सीपी है 100 रुपया, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, कट गया 21% आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है, नर्व सेल, ये लंबा और शाखित मतलब ब्रांच्ड होता है। तंत्रिका कोशिका की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो तंत्रिका कोशिका ही होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेके जाना, ये हमारे शरीर में मैसेज पहुंचाने का जो है कार्य करता है, तो ये तंत्रिका कोशिका है।
जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो देश में क्या प्रभाव पड़ता है? अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ? देश की जो मुद्रा है ना उसका वैल्यू को घटाया जा रहा है, जानबूझ के जो है वैल्यू को कम किया जा रहा है। इससे जो निर्यात होता है वो सस्ता हो जाता है, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, और जो आयात है इम्पोर्ट ये महंगा हो जाता है। तो इससे क्या होगा? तो इससे हमारे एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो विदेशी पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा, तो उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ जो है भुगतान संतुलन का मतलब क्या? कोई भी देश एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है। अगर मान लो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे और इम्पोर्ट कम करोगे तो जाहिर सी बात है आप फ़ायदे में रहोगे। लेकिन अगर इम्पोर्ट ज़्यादा करो, बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगा ले रहे हो और बेच कम रहे हो तो कहीं ना कहीं आप घाटे में जा रहे हो। तो भुगतान संतुलन जो है इसका निदान हो जाता है, इसको टिक किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही है। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो तापस मजूमदार समिति का संबंध जो है शिक्षा से है। इसी समिति ने ये अनुमान लगाया था कि देश में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, इनको स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, और इसके लिए जो हमें भारत सरकार को जो है ज़्यादा पैसे खर्च करने की अनिवार्यता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की आयु कितने निर्धारित की गई थी? एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करें तो ये आया कब? तो ये आया था 1872 में, जिस समय लैंसडाउन गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो 1872 में ये कानून आया और इसके तहत जो विवाह की आयु निर्धारित की गई लड़कियों की वो थी 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रुहेला का युद्ध। रुहेला के युद्ध की बात करें तो ये 1774 तो 73-74 में जो है रुहेला का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला और साथ ही साथ जो रोहिलास थे, इनके बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 1828 में हुआ। किसके बीच में? तो मुग़ल बादशाह थे बाबर और साथ ही साथ जो है राजपूत शासक मेदिनी राय, इनके बीच में जो है ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य और जो दक्कन सल्तनत थे, इनके बीच में जो है ये तालीकोटा का युद्ध जो है हुआ। उसके बाद खुर्दा की बात करें तो खुर्दा का युद्ध जो है 1793 में नहीं 1795 में हुआ था। किसके बीच में? मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में हुआ था और इसमें निज़ाम जो है वो हार जाता है। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर हैं? तो ये हैं सावित्री जिंदल। फोर्ब्स के लिस्ट के अनुसार सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिलाएं हैं और दूसरे नंबर पे जो है रेखा झुनझुनवाला हैं। बिहार के किस ज़िले में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो बिहार के अररिया ज़िले में जो है सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। बिहार में पहले से ही 2 चिड़ियाघर हैं, एक तो है पटना में और दूसरा जो है राजगीर में। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है ना, तो वो क्या करेंगे? या तो उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, या तो उसको वापस से विचार करने के लिए भेजेंगे, और नहीं तो उसको रख देते हैं अपने जेब में। जेब में रखने का मतलब क्या हो गया? उस पर कोई विचार ही नहीं करें, उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं कहा, बस उसको रख लिया। इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया, कुछ बात नहीं किया, अनिश्चित काल के लिए उसको वैसे ही रख दिया गया है, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। वीटो की बात करें तो वीटो का मतलब होता है न कहने की क्षमता। किसी भी चीज़ के बारे में आप न कह सकते हो, और अगर आपने एक बार न कह दिया तो मतलब बात खत्म, अब उससे और बात नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के पास तीन तरह के वीटो पावर्स हैं। कौन कौन से वीटो पावर? एक होता है पूर्ण वीटो, मतलब सीधे सीधे मना कर देना। दूसरा होता है निलंबित वीटो। निलंबित वीटो मतलब चीज़ों को सस्पेंड करना, कुछ समय के लिए जो है उसको रद्द कर देना। और तीसरा होता है क्या? पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में यहाँ पे समय सीमित नहीं है कब तक उसको निलंबित रखा गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान है 15वां। हालांकि 2022 में भारत का स्थान 8वां था। अच्छा, इसको जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार सम्मेलन द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। अंकटाड कहते हैं इसको। भारत के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो अनुच्छेद 331 के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं और राज्य प्रमुख होते हैं,
जब वो पद पर हैं तो उस दौरान अदालती जो कार्यवाही होता है उससे उनको विशेष छूट दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है राज्यपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलता है? पार्श्व परिवर्तन मतलब होता है लैटरल इन्वर्जन, जहाँ पे जब हम शीशा में देखते हैं तो अगर हम अपना राइट हैंड खड़ा करेंगे तो शीशे का जो इमेज है प्रतिछाया वो लगेगा क्या, वो छाया का लगेगा कि वो जो है लेफ्ट हैंड उठा रहा है, तो हमारा राइट इमेज का लेफ्ट हो जाता है और हमारा लेफ्ट इमेज का राइट हो जाता है, तो उल्टा नज़र आता है। ये कब नज़र आएगा? ये समतल दर्पण में ज़्यादा देखने को मिलता है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी किन चीज़ों को मिला के बनेगा? तो प्रोडक्टिविटी हम निर्धारित कैसे करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, सूर्य के उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर भोजन बनाते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो खाना बन रहा है, जितना भी टोटल खाना बना, ग्लूकोज बना, इसको हम कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस सकल प्राथमिक उत्पादकता में से पेड़ पौधा क्या करता है, कुछ भोजन को वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे रेस्पिरेशन श्वासन की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें भोजन खर्च होगा, उसको बढ़ना है, ग्रोथ करना है तो उसमें भोजन कम खर्च होगा। तो जितना भी बना, मान लो अगर 100 जूल बना शुरुआत में, तो इसमें से हो सकता है 20 जूल वो खुद पे खर्च कर लेता है। उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता जो है इन्हीं दोनों को मिला के जो है बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करते हैं? तो ये है न्यूटन का नियम। जैसे कि जब रॉकेट उड़ता है तो पीछे से धुआं छोड़ता है, तो जितनी तेज़ी से धुआं निकल रहा है उतनी ही तेज़ी से रॉकेट आगे जाता है। तो ये न्यूटन के 3 नियम है, जिसमें तीसरा नियम क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक क्रिया जो होता है ना, इसके लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो उसी पे ये सब काम करता है। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो संपूर्णता अभियान जो है नीति आयोग के द्वारा जो है चलाया गया है। कब से कब तक ये चलाया गया था? तो 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक जो ये अभियान चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो आकांक्षी जिले होते हैं ना, और जो ब्लॉक होता है, इसमें शिक्षा के मामले में या फिर जो है पोषण के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पेयजल, स्वच्छता, कृषि, इन सब के मामले में विकास को बढ़ावा देना। तो ये था, तो आकांक्षी जिले और ब्लॉकों में विकास करवाना। ऑन्कोजीन संबंधित है। तो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं ये एक ऐसा जीन होता है जो कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है। तो ऑन्कोजीन्स है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऑन्कोजीन्स उपस्थित है, तो जैसे अगर वो रेडिएशन की उपस्थिति में आता है, कोई भी जो है हानिकारक किरण या फिर जो है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, मतलब कैंसर प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें अगर वो खाता है, जैसे कि टोबैको हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया, तो इन सबसे कैंसर के बढ़ने का चांस हो जाता है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है G20 सम्मेलन के दौरान। G20 की बात करें तो ये 18 और 19 नवंबर 2024 को जो है हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो सतत विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया ना, 17 को लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस पर और ज़्यादा बढ़ावा देना, उन लक्ष्य को पूरा करना। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलाएं। तो यहाँ पर देखो, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात है, लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, फाइनेंशियल कमेटी, तो P का 1 हो जाएगा। ठीक है। विभागीय समिति जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं, ये सब स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो लगभग सालों भर चलती हैं, काम करते रहती हैं, तो ये स्टैंडिंग कमेटी होता है। पेटिशन कमेटी की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कार्यकारी समिति। और स्टॉक मार्केट स्कैम कंबाइंड कमेटी, ये एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी मतलब होता है जो कभी कभी कुछ मुख्य काम के लिए, कुछ स्पेशल काम के लिए जो है कमेटी बनाई जाती है, फिर जब काम हो गया तो उसके बाद कमेटी हटा दी जाएगी। तो ये चीज़, तो ये एडहॉक कमेटी कहते हैं उसको। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इसमें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की बात करें तो ये 3 श्रेणियों में पाया जाता है। सबसे ऊपर वाला जो श्रेणी है इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज, या फिर हम इसको कहते हैं हिमाद्री।
बीच वाला जो श्रेणी होता है इसको हिमाचल हिमालयस कहा जाता है या फिर लेसर हिमालयास, तो सी जो है लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो दक्षिणी श्रेणी है इसको कहा जाता है शिवालिक्स। तो ये चीज़ है। निम्न में से कौन सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ शहर है? तो सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ शहर है का लद्दाख। इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो इन चारों ऑप्शंस में जो है लद्दाख जो है ये सबसे ऊंचे पर बसा हुआ शहर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था? जैन धर्म की बात करें तो इसमें जो 24 तीर्थंकर हुए जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का चिन्ह है बैल। उसके अलावा बात किया जाए तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर का जो चिन्ह है वो सिंह। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वह है सर्प, सांप। पाबना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पाबना विद्रोह की बात करें तो ये बंगाल में हुआ था 1873 से लेके जो है 1885 के समय तक। यहाँ पे जो किसान है ना वो ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ जो है विद्रोह कर रहे थे। इसका नेतृत्व किया गया ईशान चंद्र राय के द्वारा और शंभूपाल के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। शुरुआत हालांकि ईशान चंद्र राय जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे शुरुआती। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों का हिस्सा नहीं है? बाल्टिक देशों की बात करें तो बाल्टिक सागर के पास, बाल्टिक सागर जो पूर्व में स्थित जो देश है ना उनको बाल्टिक देशों के नाम से जाना जाता है, जिसमें लटाविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये सब आता है। बेलारूस जो है वो बाल्टिक देशों का हिस्सा नहीं है, तो बेलारूस हो जाएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है? अबोहर अभयारण्य। अबोहर अभयारण्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र में नहीं, ये पंजाब में है। उसके अलावा भद्रा अभयारण्य कर्नाटक, हम्पा मिजोरम, महावीर अभयारण्य गोवा में है, तो ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा पेरियर अभयारण्य केरल में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ज़्यादातर क्या होता है जब इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाए या फिर जब लगे कि देश में जो है कहीं ना कहीं अशांति फैला हुआ है तो मिलिट्री को ये कानून दिया जाता है कि आप जो है उस मैटर को, उस माहौल को ठीक करिए, ठीक है। तो ये इसलिए जो है लाया जाता है अशांति को रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं या आक्रमण के खतरों को जो है सामना करने के लिए मार्शल लॉ जो है लगाया जाता है। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? मेज नदी की बात करें तो ये चंबल नदी के बाईं ओर बहती है, तो ये चंबल नदी की जो है सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, तो ये सही है। पूर्वी घाट का अच्छा ये विस्तार होगा। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी घाटी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो महानदी घाटी ऊपर है जो गुजरात के पास है और नीलगिरी घाटी तक फैला हुआ, भी स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, बात ठीक है। जो वर्षा है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साउथ वेस्ट मानसून जब आता है ना तो इधर जो पश्चिमी घाट है इससे टकराता है और इधर ज़्यादा वर्षा होता है, तो पश्चिमी घाट की वर्षा पर्वतीय वर्षा है, ठीक है वो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, घटती नहीं है। पीएम जीवन योजना। पीएम जीवन योजना की अवधि जो है कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो पीएम जीवन योजना की शुरुआत हुआ था 2018-19 में, ठीक है, और फिर इसको उस समय बढ़ाया गया 2022-23 तक जो है इसका अवधि था, लेकिन फिर से इसकी अवधि को बढ़ा के अब कर दिया गया है 28 और 29। इसका मेन काम क्या है? ये इथेनॉल क्षेत्र में जो है ना बढ़ावा देने के लिए जो है ये पीएम जीवन योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है? तो भारत ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए जो है जापान के साथ समझौता किया है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो जो नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री है ना प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा जो है ये डील साइन किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री।
निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो इन चारों की बात करें तो इन चारों में जो अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो भारत में जो है लगभग जो है 8% अनुसूचित जनजातियां हैं, जिसमें से मिज़ोरम में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, उसके बाद नागालैंड, मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों में से जो है अरुणाचल प्रदेश में हमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति देखने को मिलेगा। निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये आता है अनुच्छेद 324 में। प्रोविजंस रिगार्डिंग द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, विधानमंडल के प्रबंधन में चुनाव, और उसके अलावा जो चुनावी मामलों में जो है तो 2 का जो हो जाएगा ये हो जाता है 327 के तहत। चुनावी मामलों और न्यायालयों द्वारा किए जाने का हस्तक्षेप 329 में है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, 1 का बी, 2 का सी, 3 का, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो ठीक है। राज्यसभा के पादेन सभापति के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल ये चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव भाग नहीं लेते हैं, नहीं सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लेते हैं भाग। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। राज्यसभा द्वारा जो है इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में तो इनके बारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक जो है अनुच्छेद है उनमें सिर्फ उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 63 कहता है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और उसका पादेन सभापति होना चाहिए, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। तो ये सब चीज़ें। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो 5.6 रहने का अनुमानित किया गया है, ठीक है। हालांकि वहीं 2022-23 में ये 6.4 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं जबकि 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन, अच्छा 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष तो ये काम को कर रहे हैं 18 दिन में, वहीं 6 बच्चे हैं 6 चिल्ड्रन तो ये काम को करते हैं 18 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से 18 कट गया, 3 पुरुष 6 चिल्ड्रन तो 3 दूनी 6, तो एक गो जो बच्चा है वो एक गो जो पुरुष है वो 2 गो बच्चा के बराबर है, एक गो पुरुष 2 गो बच्चा के बराबर है, ओके। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अच्छा तो देखो क्या करें, एक पुरुष 2 बच्चे के बराबर है तो 4 पुरुष कितने बच्चे के बराबर हो जाएगा? तो 4 पुरुष जो है ये 8 बच्चे के बराबर हो जाएगा, मतलब कुल मिला के हमें 12 बच्चों का काम निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 6c × 18। इसको कौन करेगा? अब इसको कर रहे हैं 12 बच्चे, ठीक है। तो क्या होगा, काटो इसको, c से c है, 6 दूनी 12, 2 नवा 18, तो बच्चे मिलके काम कर रहे हैं 9 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो टोटल काम जो है ये 9 दिनों में हो जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी? तो यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आना है तो हमें पता है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 और ऊपर होता है समय, ठीक है। तो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, हर 6 महीना पे जो है यहाँ ब्याज लगने वाला है। 12% वार्षिक दर है तो रेट कितना लेंगे हम? रेट लेंगे आधा। जब 12 वर्ष तो पूरे मतलब 12% तो पूरे साल में लगेगा ना, तो आधा साल में कितना लगेगा? 6% लगेगा। तो अमाउंट गिवन है 2809, ये हो जाता है प्रिंसिपल 2500, 1 प्लस रेट 6/100 और हमें समय पता नहीं है कि कितना बार जो है इंटरेस्ट मिल रहा है।
इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2809/2500 ये बराबर हो गया 1 + 6/100 पावर n, तो 106/100 का पावर n। अगर काटा जाए तो 5 2 पचे 2 त्याई 2 पचे 2 0, तो ये हो जाएगा 53/50 पावर n। कितना दिया हुआ है 2809/2500। अब देखो 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब कहीं ना कहीं ये स्क्वायर में है, और 53 का स्क्वायर होता है 2809। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 53/50 n, दिस इज इक्वल टू 28 को मैं लिख रहा हूँ 53 का स्क्वायर बट्टे 50 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ से तो सेम है, तो जब बेस सेम हो जाता है तो ऊपर का पावर भी सेम हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये 2 साल में जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं 2809 क्या होता है, 2809 जो होता है ना ये 53 का स्क्वायर हो जाता है, 2500 किसका है 50 का स्क्वायर है, तो इसी को यहाँ पे लिखे हैं। तुर्काने चहलगानी का विनाश निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है ना जियासुद्दीन बालबन के द्वारा जो है तुर्काने चहलगानी का विनाश किया गया था। मेनली क्या था, चहलगानी की बात करें तो ये 40 वफादार गुलामों का एक समूह था, इसे चलीसा या 10 चलीसा भी कहा जाता था। और इसको जो है किसने स्थापित किया था, तो उसको स्थापित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तुर्काने चहलगानी का जो स्थापना किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है किया गया था। रेपो दर से क्या तात्पर्य है, रेपो दर की बात करें तो क्या होता है कि जो बैंक होता है, बैंक है और इसको कभी पैसा चाहिए तो कहाँ जाएगा बैंक, बैंक जाएगा आरबीआई के पास। अब बैंक जब आरबीआई के पास पैसा के लिए जाएगा तो आरबीआई फ्री में तो पैसा देगा नहीं, आरबीआई बोलेगा पैसा देंगे लेकिन हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे। तो जो इंटरेस्ट लगता है, अगर शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए पैसा लिया जा रहा है तो जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो दर क्या होता है, तो रेपो दर वो रेट होता है, वो बोल सकते हो इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई लेता है कमर्शियल बैंक से अगर वो उनको लोन दे रहा है थोड़े समय तक के लिए, तो उसको जो है बोला जाता है रेपो रेट। तो रिजर्व बैंक द्वारा अल्प अवधि के लिए कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाए, तो रिजर्व बैंक द्वारा नहीं, तो रिजर्व बैंक थोड़ी प्राप्त कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि लंबे समय तक अगर दिया जाए तो उसको बैंक रेट कहते हैं, रेपो दर नहीं कहेंगे, बैंक दर कहेंगे। कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करता है, तो ये सही है। कमर्शियल बैंक जो है रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर नकदी ऋण प्राप्त कर रहा है उसी को कहा जाता है रेपो दर। ठीक है, फिलहाल भारत में रेपो रेट कितना है, तो फिलहाल भारत में रेपो रेट है 6.25%। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि आरबीआई को पैसे की ज़रूरत पड़े तब वो कहाँ जाएगा, तो वो भी जो है बैंक से पैसा ले सकता है। अब बैंक भी बोलेगा कि भाई जब हम तुमसे लोन लिए तुम पैसा लिए हो तो फिर तुम भी जो हमसे पैसा लेगा तो इंटरेस्ट दो। तो यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट लगाता है आरबीआई पे पैसा देने के लिए उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट भारत में कितना है, तो ये है 3.35%। ठीक है, अगर बैंक आरबीआई से लंबे समय तक के लिए पैसा ले रहा है दीर्घकालिक अवधि के लिए तो उसको बैंक दर कहा जाता है। और फिलहाल बैंक दर कितना है, तो फिलहाल बैंक दर है 0.50%। भारतीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये हैं सरला देवी चौधरानी। इन्होंने जो है ये प्रस्ताव लाया था कि महिलाओं को भी जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। 1918 में बात करें तो इस दौरान जो है कांग्रेस का 2 सत्र हुआ है। एक विशेष सत्र हुआ था जो मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद हसन इमाम। वहीं दूसरा जो नॉर्मल सत्र हुआ जो कि दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। काकरापड़ परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, तो ककराकर जो परमाणु विद्युत संयंत्र है ये गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है 220 मेगावाट की और साथ ही साथ इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1993 में। चेंज द सेंटेंस एक्टिव फॉर्म, हिस्ट्री वॉज टॉट बाय हर का हो जाएगा शी, तो शी थॉट, वॉज थॉट है तो थॉट हो जाएगा, शी थॉट हिस्ट्री, तो ऑप्शन नंबर सी। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो विश्व शिक्षा सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है कजाकिस्तान में।
तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झूमिंग। तो सूची 1 की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है 1 का जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसको झूमिंग कल्चर बोलते हैं। ठीक है, झूमिंग क्या होता है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। मतलब क्या है, जो पहले जो लोग थे एक जगह से जो भटकते रहते थे, तो किसी नए जगह पे गए, वहाँ पे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं उसको जला के फिर खेती किया, और जब तक वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तब तक वहाँ पे वो खेती कर रहे हैं, और जब लगे कि मिट्टी वो उपजाऊपन खो दिया है तो फिर वहाँ से छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, किस क्षेत्र में वो नाम से जाना जाता है वो बताना है। तो झूमिंग हम कहाँ कहते हैं, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है इसको झूमिंग कहा जाता है। दहिया। दहिया की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में इसको दहिया के नाम से जाना जाता है। पेंडा। पेंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में जाना जाता है, और कुमारी जो है ये पश्चिमी घाट में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन हो गया क्या, 1 का है सी, उसके अलावा जो है 2 का ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है, तो भारत चीन सीमा को जो है 3 सेक्टरों में जो है बांटा गया है, जहां पर पश्चिमी सेक्टर जो लद्दाख में है, फिर मध्य सेक्टर जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, और फिर पूर्वी सेक्टर सिक्किम से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो 3 सेक्टर में जो है भारत चीन सीमा को बांटा गया है। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कौन सी समिति कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जानते हैं, तो ये है JS वर्मा समिति। तो JS वर्मा समिति की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, और इसमें हुआ था कि जो नागरिक हैं उनके बीच में मौलिक कर्तव्यों को, भावनाओं को विकसित करने के लिए जो ना हमें कौन कौन से नए तरीकों की खोज करनी चाहिए, खासकर शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव करें कि लोगों को जो है मौलिक कर्तव्यों के प्रति लगाव महसूस हो। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा के शर्तों से संबंधित विवादों से भाग लेने के लिए जिम्मेदार है। कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा के शर्तों में संबंधित विवादों को भाग लेने के लिए जिम्मेदार है, तो जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होता है, अनुच्छेद 323A के तहत ये प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसमें भाग लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, तो पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए बेस लेते हैं, जिसको हम एंटासिड करते हैं। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एंट एसिड के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ए और बी किसी काम को जो है 10 और 15 दिन में करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन में किया, बाद में बी ने जो है अकेले 5 दिन में उस काम को किया, तो सी अकेले उस स्टेज को 8 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर जो है कितने दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो ये ए और बी ने काम को शुरू किया है, ए जो है 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। 10 और 15 का जो LCM होता है वो होता है 30। तो टोटल काम 30 है। 30 काम किया ए ने 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 30 काम किया ए ने 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना, एक दिन में 3 काम, डिवाइड कर लेंगे। इसी tरीके से जो है बी ने 30 काम को किया है 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना किया होगा, 2 कार्य किया होगा। ठीक है, अब ए ने अकेले 4 दिन काम किया, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना कार्य कर लेगा, तो 4 दिन में ये कर लेगा 12, 4 3 12। इसी तरीके से बी अकेले एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 5 दिनों में कितना करेगा, तो 5 दिन में बी कर लेगा 5 दूनी 10 कार्य। टोटल कार्य कितने हो गए, 22। बचा हुआ कार्य, टोटल कार्य 30 था, दोनों ने मिलकर 22 कार्य कर लिया, बचा 8 कार्य। 8 कार्यों को सी जो है 8 दिनों में पूरा करता है। 8 कार्य को सी जो है वो 8 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 30 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, वो 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो सी जो है वो 30 कार्यों को 30 दिनों में पूरा कर रहा है, मतलब कि उसको एक दिन में एक ही कार्य को करेगा, वो ज़्यादा कार्य करने वाला नहीं है। अब पूछा क्या है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन समाप्त करेंगे, तो टोटल काम हमारे पास 30 है,
तीनों एक दिन में, 3, 2, 5 और एक 6, तीनों जो है एक दिन में 6 कार्य करते हैं। तो 30 कार्य कितने दिन में कर लेंगे? तो 30 कार्य जो है 5 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो 5 डेज जो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आयकर दिवस जो है ये 24 जुलाई को जो है मनाया जाता है। 1860 में जो है भारत में आयकर कर प्रशासन करने वाले जो पहले प्राधिकरण थे इनका निर्माण किया गया था। तो इसी दिन को याद करने के लिए जो है आयकर दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम जानते हैं COP29 के नाम से, तो ये जो है ना इसको किया गया है बाकू में, बाकू अजरबैजान। ये हुआ था 11 से लेके 22 नवंबर तक। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले छात्रों, अच्छा देखो 3 और 2, तो 3 और 2 का मतलब मान लो अगर टोटल बच्चे जो हैं वो 100 हैं, तो 100 में से 3 मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे जो है 60, और 100 में से 2 मतलब 40, काटोगे तो 3 2 में आ जाएगा रेशियो में, ठीक है। तो 60 बच्चे जो लड़के हैं और 40 बच्चे जो है वो लड़कियां हैं, ठीक है। अब 20% लड़के हैं, तो 60 का 20% निकालेंगे तो 60 का 10% 6 हो जाता है, तो 20% 12, तो 60 में से 12 लड़के जो है वो स्कॉलरशिप लेंगे। उसके बाद लड़कियों में 30%, तो 40 का 10 पे 4 हो जाता है, तो 30% कितना हो जाएगा 12, तो 12 12 24, तो सीधे सीधे जो है 24 लड़के वैसे हैं लड़के लड़कियां वैसे हैं जिनको स्कॉलरशिप चाहिए, छात्रवृत्ति चाहिए। तो कितने नहीं लेने वाले हैं? तो 100 में से 24 घटा दो ना, तो ये आ जाएगा सीधे से 76%। तो 76% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं चाहिए। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? तो 1935 में आया था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत जो बोला गया कि प्रांतों में चुनाव करवाए जाएंगे, और इसीलिए 1936-37 में चुनाव किए गए, जिसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुए। इसमें बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, इन सब जगहों पे जो है कांग्रेस का सरकार बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। उसके अलावा जो है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा रंगपुर में खोजे थे। अच्छा देखो, स्वतंत्र सिंधु घाटी सर्वाधिक, ये सही है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। नक्काशी ईंटों का जो प्रयोग है इसका जो साक्ष्य मिला हमको ये कालीबंगान से मिला हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रंगपुर की खोज 1993 रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। नक्काशीदार जो ईंटें हैं इनका खोज जो है, इनका प्रयोग जो है वो कालीबंगान में किया जाता था। वहीं अगर बात करें लोथल और कालीबंगान में यज्ञवेदी का साक्ष्य भी मिला हुआ है, फायर अल्टार। निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेशरी की उपाधि हासिल की है? तो चोल वंश की बात करें तो चोल वंश जो है 850 से लेके जो है 87 ईस्वी तक चला। चोल वंश की शुरुआत किसने की थी? तो विजयालय के द्वारा जो है चोल वंश का शुरुआत किया गया था। सर्वाधिक जो विस्तार हुआ वो था राजेंद्र वन के द्वारा। तो यहाँ पे राजकेशरी नाम से जो प्रचलित थे वो थे राजेंद्र। तो राजेंद्र जो हैं ये राजकेशरी नाम से ज़्यादा प्रचलित थे। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया गया था लंदन से, ठीक है। अच्छा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का उत्पादन जो है, ये जो संपादन हुआ ये 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये एडम स्मिथ ने जो है इसके बारे में जानकारी दी थी।
एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने जो है 1776 में जो एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने जो है पूंजीवाद के सिद्धांतों के बारे में बात किया था, जहाँ पे कहा था कि बाजार को मुफ्त छोड़ देना चाहिए, सरकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, बाजार अपने अनुसार जितना प्रोडक्शन करना है, जो उत्पादन करना है वो बाजार तय करे, कितने दाम में बेचना है वो बाजार तय करे। तो इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार, ये गलत है, व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार, तो कितना आप खर्च करने की क्षमता है उसके अनुसार जो है वितरण होता है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो, तो आपके पास चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था ये 1977 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनको जो है थोड़ा आगे बढ़ाना, उनके विकास को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य काम था। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी रेखा का मापन है वो घरेलू उपभोग के आधार पर जो है किया जाता है। और ये करता कौन है? ये करता है NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये जो है मेनली काम करता है गरीबी रेखा को मापने का। तो घरेलू उपभोग के आधार पे, मतलब आप कितना जो चीज़ों का यूज़ कर रहे हो उस पे जो है ये निर्भर करता है, पॉवर्टी लाइन। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो यूपीएससी की नए अध्यक्ष बनी हैं अभी प्रीति सूदन। ये दूसरी महिला हैं जो यूपीएससी के अध्यक्ष बनी हैं। इससे पहले भी जो है RM बाथू जो हैं वो रह चुकी हैं यूपीएससी के अध्यक्ष, वो पहली महिला थी। ठीक है, वहीं इसी के साथ बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष हैं तो बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल में जो बीपीएससी के अध्यक्ष हुए हैं परमार रवि मनु भाई, तो ये जो हैं बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। छठे खेलो इंडियन यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो छठे खेलो इंडियन यूथ गेम का आयोजन जो है ये तमिलनाडु में किया गया है। इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर है वीरा मंगाई बेलू नाचियार। वीरा मंगाई बेलू नाचियार की बात करें तो ये मेनली जो है रानी थी जो ब्रिटिश काल जो सत्ता था ना, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी ये। तो वीरा मंगाई बेलू नाचियार ये इसका शुभांकर है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये हुआ कब से कब तक? तो 19 से लेकर 31 जनवरी तक जो है तमिलनाडु में हुआ है और लगभग इसमें 5500 से भी ज़्यादा अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, इसमें पहली बार स्क्वॉश को भी ऐड किया गया है। स्क्वॉश एक खेल होता है, इसको पहली बार जो इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अभिनव बिंद्रा को जो है ये ऑर्डर से ये जो पद है ये दिया गया है, ये जो पुरस्कार ये दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। इससे पहले ये पुरस्कार दिया जा चुका है इंदिरा गांधी को भी। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुआ? अच्छा, कितने नंबर पे हैं ये? तो ये जो है ना 42वें नंबर पे हैं। ये भारत के 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने जो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर का स्थान लिया है। इससे पूर्व बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के जो है राज्यपाल रह चुके हैं। अवनी लेखड़ा जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो अवनी लेखड़ा जो है ये शूटिंग से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये राजस्थान से हैं और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी जो है स्वर्ण पदक जीता था। ध्वनि के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। तो ध्वनि जो है निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। ध्वनि को संचारित होने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, चाहे वो माध्यम हवा हो, पानी हो या कोई भी जो है ठोस पदार्थ हो। तो ये सब चीज़ों में ही साउंड जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। वैक्यूम या निर्वात में साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, जो इंसान का जो वोकल कॉर्ड होता है ना, गले में वोकल कॉर्ड है, वहाँ से जब एयर पास करता है, हवा गुजरता है, तब जो है वाइब्रेट करता है और उसी कंपन से जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। अप्रिय ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो सब ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही इसका गलत है। कौन सा शब्द जो है हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पे जो है भक्ति, शिशु, प्राण, पुस्तक। प्राण शब्द जो है ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक हो गया तो इसका बहुवचन होता है पुस्तकें, शिशु शिशुओं, तो ये सब चीज़ें। तो प्राण जो है ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। लामित्य 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो लामित्य की बात करें तो ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था। तो भारत और सेशल्स की जो रक्षा बल है इसके बीच में हुआ था 18 से लेकर जो है 27 मार्च तक। और ये कहाँ पर हुआ था? तो सेशल्स में ही हुआ था। ठीक है। सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है इसमें अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये शामिल किया गया है, जो सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसके लिए? अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है, कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो भी भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक है, वो अपने भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उनको दिया गया है। वो भाषा या धर्म के आधार पर शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उनको छूट दिया गया है। तो अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने के लिए उनके कल्चर को, उनके लिपि को, उनके भाषा को बचाए रखने का जो है ये अधिकार देता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाव अव्ययी गैसों के आंशिक दावों के योग के बराबर होता है? तो डाल्टन का नियम है, जिसके अनुसार अगर मान लो कोई कंटेनर है, तो कंटेनर में अगर दो तरह के गैस हैं, गैस ए और गैस बी, मान लो ये ए है, ये बी है, तो कंटेनर जो है ना, ये जो डब्बा है, इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा, दाब, वो किसके चलते लग रहा होगा? तो जो ए का कण होगा वो जा रहा होगा और जो दीवार है उससे टकरा रहा होगा, तो जिसकी वजह से दीवारों पर जो है दाव महसूस हो रहा होगा। तो कुछ दाव ए के चलते, कुछ दाव बी के चलते, तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा? तो प्रेशर ए के चलते और प्रेशर बी के चलते दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल प्रेशर निकल जाएगा। इस नियम को कहते हैं डाल्टन का नियम, कि गैसों के द्वारा जो प्रेशर लगाया तो कैसे कितना लगाया जा रहा है। अगर 2-3 मिक्सचर है तो मिक्सचर में कैसे पता करेंगे? तो ए का जो प्रेशर है वो ऐड करो, बी का प्रेशर है वो ऐड करो, सी का प्रेशर है वो ऐड करो, सबके प्रेशर को जोड़ दोगे तो टोटल प्रेशर जो है निकल जाएगा। शैवाल और लाइकेंस किस प्रकार के वर्णों में पाए जाते हैं? तो शैवाल और लाइकेंस की बात करें तो ये वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे कम वर्षा हो और ज़्यादा ठंडा तापमान हो, और ये पाया जाता है टुंड्रा वन में। तो टुंड्रा वन में जो है शैवाल और लाइकेंस जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? तो लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र है अनुच्छेद 315 में। अब ये किसने बोला गया कि एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए और एक लोक सेवा आयोग राज्य के लिए हो? तो ये अनुच्छेद 315 के 1 में ही इस बात को रखा गया है। उसके अलावा 315 में बोला गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो है ना, अगर इस बात पर सहमत हैं कि राज्यों के उन दोनों को मिलाकर जो एक ही लोक सेवा आयोग रहे, तो वैसा भी किया जा सकता है। तो वो निर्भर करता है केंद्र सरकार पर। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, तो बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे इस मेनली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति, ये पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पे आया, तो वो ये सब जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, ये गलत है। इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया, ठीक है। इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादन क्षेत्र था, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति के अगर जनक की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं विश्व में, तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:6 है, तो दोनों का जो रेशियो है वह है 7x और 6x। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इसमें 8 साल हम आगे बढ़ जाएंगे, तो अनुपात हो जाता है 9/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इधर, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा? 7/8 56x प्लस 8/8 64, 9 9 6 54x प्लस 9 8 72।
इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 56 में से 54x, 56x 54x 2x इज इक्वल टू 72 में से 64 गया तो कितना आएगा, तो 64 और 6 70 और 2 8 हो गया, तो x हो गया 4। क्या बताना है, तो इनकी आयु का अंतर, तो एक का आयु हो गया 7 चौका 28 और एक का आयु हो गया 6 चौका 24, दोनों का अंतर 4। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, तो भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा वह है काराकोरम रेंज, ये जो है भारत और चीन के बीच में जो है स्थित है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं जोजिला पास को लेकर, तो जोजिला पास जो है लद्दाख और श्रीनगर के बीच में है। खाइबर पास की बात करें, खाइबर दर्रा, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत समान होगा। अच्छा, क्रय मूल्य सीपी पर है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, 20/100%, मतलब बट्टे 100 काटेंगे तो 1/5। कहने का मतलब है कि अगर सीपी 5 है तो 5 रुपये में 20% का लाभ होगा तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 पर 1 रुपये का लाभ 6 रुपया हो गया। अब तुम्हें निकालना है कि एसपी पर कितने का लाभ हुआ है, तो कितने का अंतर है, 1 रुपये का अंतर है। अब हमें पहले सीपी पे निकालना तो 5 रखा था, एसपी पे निकालना है तो नीचे 6 रखो, इंटू 100 काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे 16.66%। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण का दर जो है वृद्धि होती है, तो किस चीज़ में कम करेंगे कि इवापोरेशन, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तो ह्यूमिडिटी को अगर घटा देंगे तो इससे इवापोरेशन बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। अगर हवा में ज़्यादा नमी होगा तो इवापोरेशन कम होगा, ज़्यादा इवापोरेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो आर्द्रता ही सही जवाब हो जाएगा। अगर देखो तापमान की बात करें, अगर तापमान घटाएंगे मतलब ठंडी का दिन, तो ठंडी के दिन में क्या होता है, कपड़ा लेट सूखेगा, क्यों, क्योंकि इवापोरेशन घट जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से सरफेस एरिया पे भी निर्भर करता है, और जो विंड है, हवा कितना तेज़ चल रहा है, ज़्यादा तेज़ हवा चलेगा तो उतना ज़्यादा वाष्पीकरण, कम तेज़ हवा चलेगा तो कम वाष्पीकरण। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो दूध में से अशुद्धियों को अलग करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफिक तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। तो उसकी मदद से जो है दूध में से अशुद्धियों को हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है ये महाराष्ट्र शहर में किया, महाराष्ट्र राज्य में किया, और महाराष्ट्र का जो जिला है लातूर, वहाँ पर जो है शुरुआत किया, वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन सा रहा, तो सबसे बड़ा व्यापारिक देश रहा वो है चीन। ठीक है, वर्ष 2023-24 में चीन ने जो है लगभग 118.4 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार किया भारत से। ठीक है, और उसने जो है अमेरिका को भी इसमें पीछे छोड़ दिया। तो प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, और फिर उसके बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, रशिया, सऊदी अरब, ये सब लोग आते हैं। करेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो करेवा का बात करें तो करेवा जो है ज़्यादातर कश्मीर घाटी और जो जम्मू का जो भद्रवाह घाटी है, झील द्वारा जमा किए गए जो भी कण वगैरह रहते हैं ना, झील जो आता है, पानी आ रहा है, उनके द्वारा जो मिट्टी वगैरह के कण जमा किए गए हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो है करेवाओं का निर्माण होता है। तो ये कश्मीर हिमालयन क्षेत्र में जो है पाया जाता है, और ये ज़्यादातर बादाम, अखरोट, केसर उगाने के लिए जो ज़्यादा जाना जाता है करेवा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 126वां। ठीक है, 143 देशों को यहाँ पर रैंक किया गया, 143 देशों में भारत का जो स्थान रहा वो 126वां रहा। अच्छा, ये जारी कौन करता है, तो ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र जो है इसको जारी करता है। सबसे आगे कौन है, सबसे प्रथम पे है फिनलैंड। फिनलैंड जो है इस सूचकांक में सबसे प्रथम पे है। ठीक है, और ये 7वीं बार जो है ये सबसे खुशहाली देश बना हुआ है, लगातार 7वें वर्ष।
भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अंग्रेजी की शुरुआत की गई थी 1835 में। भारत में शिक्षा का जो माध्यम था इसके रूप अंग्रेजी के रूप में शुरुआत किया गया था 1835 में। कब? जब लॉर्ड मैक्यूले जो हैं इन्होंने मिनट ऑफ द इंडियन एजुकेशन प्रस्तुत किया था, और इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है मैक्यूले के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, और उसके बाद जो है इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कौन सी राज्य सरकार महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए कल्पना चावला पुरस्कार प्रदान कर रही है? तो ये कर्नाटक सरकार है जो महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए जो है कल्पना चावला पुरस्कार प्रदान कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बॉम्ब को विकसित करने के लिए कौन सी शीर्ष गुप्त परियोजना शुरू किया गया था? तो जो परमाणु हथियार बनाया गया था ना, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको नाम दिया गया मैनहाटन प्रोजेक्ट। और ये जो मैनहाटन प्रोजेक्ट था इसका मुख्य काम था परमाणु हथियार को विकसित करना, और अमेरिका ने ये इसमें सफलता भी हासिल कर ली। और फाइनली 1942 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1942 में, और 1945 में ये समाप्त भी हो गया। और इसके बाद जो है हथियार बनकर तैयार हुआ, और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पर जो है परमाणु हथियारों का टेस्ट भी कर दिया गया। तो ये चीज़ है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले म्यूल बैंक खातों का म्यूल मतलब क्या होता है? फ्रॉड जो बैंक खाते होते हैं। तो इसका पता लगाने और प्रतिबंधित करने के लिए किस संगठन ने AI टूल MuleHunter.ai विकसित किया है? तो ये है RBI ने जो है MuleHunter.ai विकसित किया है ताकि जो फ्रॉड करने वाले जो खाते हैं उनका पता लगाया जा सके। किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की शुरुआत की है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। भारत सरकार की जो भारी उद्योग मंत्रालय है इसने जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है इस स्कीम की शुरुआत किया है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इस पोत का नाम है समुद्र प्रताप, जिसको जो है 29 अगस्त 2024 को गोवा में जो है भारतीय जो तट रक्षक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने जो इसे लॉन्च किया है। कपिल परमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो कपिल परमार की बात करें तो ये जुड़े हुए हैं जूडो से। ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है जूडो में कोई पदक जीता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो कन्हैया मानिकलाल मुंशी ने जो है भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है ना उसको कुंडली के रूप में वर्णित किया है। प्रस्तावना एक तरीके से बात किया जाए तो इसमें पूरे भारतीय संविधान का जो है सारांश शामिल है। भारतीय संविधान किन किन चीज़ों की बात करता है, कौन से अधिकार और कौन सी जो सुरक्षा लोगों को देता है, वो सब के बारे में जो है प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे शिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो शिंकुला सुरंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया? तो सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये सुरंग बनाया है जो लगभग 4.1 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण किस लिए किया गया? ताकि सालों भर जो है ये काम करता रहे। मनाली से लेह को ये सुरंग जो है जोड़ता है। पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स किससे संबंधित है? तो पी नोट संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेशक से। क्या होता है? ये एक विदेशी वित्तीय उपकरण है जो पंजीकृत जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, वो भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो ये पी नोट्स जारी करते हैं, तो इसके द्वारा ही वो इन्वेस्ट करते हैं भारतीय शेयर मार्केट में, पार्टिसिपेटरी नोट्स के द्वारा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश निम्न में से कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वो है मंगोलिया, और ऐसे सबसे बड़ा देश कौन सा है? कजाकिस्तान जो है ये सबसे बड़ा देश है, दूसरे स्थान पे मंगोलिया आता है। स्थलबद्ध मतलब चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ देश। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये है हमारा आज का जो है क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।